तो भैया क्या हाल चाल। एक और लेक्चर कार्ल मार्क्स बाबा पे। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फराज, और आपका होस्ट या आपका दोस्त, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है ना। आज हमारा लेक्चर हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे कार्ल मार्क्स के ऊपर। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इंगेज क्या करो, कमेंट्स क्या करो। भले एक इमोजी कमेंट कर दो, बट कमेंट कर दो, लाइक कर दो। जो एल्गोरिथम होती है ना, उसको नोटिस करती है और 100 लोगों को दिखाती है वीडियोस। फ़ायदा सिर्फ मेरा नहीं होता, कलेक्टिवली फिलोसफिकल कम्युनिटी का होता है, राइट। अब क्या है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मार्क्स की इकोनॉमिक्स के ऊपर। इससे पहले हमने उनकी हिस्टोरिकल थ्योरी के ऊपर बात करी, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के ऊपर बात करी। उससे पहले हमने एलियनेशन एंड ह्यूमन फ्लरिशमेंट के ऊपर बात करी। इस लेक्चर में हम लोग मार्क्स की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी लेके चलते हैं, और लिंक्स देखते रहना डिस्क्रिप्शन में, जो भी है मेरे दूसरे चैनल्स के व्लॉग्स वगैरह जो भी मेरे होते हैं, और फिलॉसफी, अदर फिलॉसफीज वहीं पे जाती हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी लेते हैं। दो लोग थे भैया, राम और श्याम। अपना ठीक है, बेसिक जो नाम नहीं होती है शब्दकोश की। राम और श्याम दोनों क्या थे? दोस्त थे, और दोनों पेंटिंग करते थे। अब क्या था कि एग्जीबिशन होने वाला था जिसमें पेंटिंग बिकने वाली थी। बुलाया गया था जो भी नए पेंटर्स हैं वो अपनी पेंटिंग्स लाके दिखाएं। अब राम करता है भैया मॉडर्न आर्ट। उसको क्या करता है, 2 4 5 लकीरें फेंक देता है, पेंट फेंक देता है, उसका काम हो गया। 1 घंटे के अंदर उसकी पेंटिंग बन जाती है। श्याम जो है ऑयल पेंटिंग करता है, कैनवस के ऊपर बड़े अच्छे से लगा के, पूरा वाइट करके उसको कैनवस के ऊपर अच्छी सीनरी वगैरह बनाता है। ठीक है भाई। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग चूँकि दोस्त है तो हम लोग एक ही रेट के ऊपर बेचेंगे, सामान एक ही रेट पे बेचेंगे उस एग्जीबिशन में जाके। अब ये लोग एग्जीबिशन में गए और एक ही रेट देख के जो लोग थे वहाँ पे जो खरीदने आए, तो उन्होंने बोला यार ये तो नाइंसाफ़ी है। ये जो राम है ये तो लकीरें फेंक फेंक के आ रहे हैं और उसको मॉडर्न आर्ट बोल के उतने ही पैसे ले रहे हैं, 1000 रुपये ही ले रहा है जितना ये श्याम इतनी अच्छी पेंटिंग बना के ले रहा है। ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे तो क्योंकि क्या भाई, शाम अब क्या है, अगर शाम भी वही करना सीख गया मॉडर्न आर्ट, तो शाम भी 8 घंटे अगर उसको लगे एक पेंटिंग बनाने में, 6 से 7 या 8 पेंटिंग बना सकता था वो, और 8 गुना पैसे कमा सकता था। लेकिन नहीं कमा पाया। तो इन शॉर्ट इस कहानी से ये निकल के आता है, तात्पर्य ये है कि किस तरीके से बाइफर्केशन इन सोसाइटी क्रिएट हो जाता है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पढ़ा, तो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाउ labor theory of value becomes an important and integral part in facing and in shaping socio-economic structures. Socio-economic structure जो हमने सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर है फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, अपनी इकोनॉमिक्स चल रही है, अपना मेल मिलाप चल रहा है, तो उसके ऊपर सब सुपर स्ट्रक्चर बनता है, सब स्ट्रक्चर के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हुए यहाँ पे कहानी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ 8-10 पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक मटीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव कार्ल मार्क्स से देने की कोशिश करी थी। इम्पोर्टेंस ऑफ मटीरियल, फिजिकल थिंग्स, फिजिकल मैनिफेस्टेड थिंग्स, फिजिकल मैनिफेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, और वो किन कंडीशंस में किस तरीके से सोसाइटी को फेस करते हो, उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। उसका इन्फ्लुएंस ये होता है कि सोसाइटल और स्ट्रक्चरल, सोसाइटी का स्ट्रक्चरल चेंज आना शुरू होता है। एक तुम समझ लो इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमिक शिफ्ट आना शुरू होता है। कह सकते हैं कि एक गांव है जिसमें से पेंसिल बनती थी, अब वहाँ पे मशीनें लग गई, अब वहाँ पेन बनने लग गए, और पेन की डिमांड शायद 10 और शहरों में है, और पेंसिल की डिमांड 2 शहरों में थी। तुम्हारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदला, तुम्हारा सोशल स्ट्रक्चर बदला। अब लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि वो फैक्ट्री में ज़्यादा टाइम बिता के ज़्यादा पेन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। तो डिमांड सप्लाई कर्व में वो पेन जो डिमांड सप्लाई का कर्व बनता है इकोनॉमिक्स में, उसमें एक बहुत स्वीट स्पॉट पे बैठ गया जाके तुम्हारा पेन का मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ज़्यादा इकोनॉमिक्स हो जाएगी, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। फिर उन्होंने हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के बारे में बात करी कि किस तरीके से मटीरियलिज्म हिस्टोरिकली भूतकाल में चेंजेस लाता रहा है। सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, रेवोल्यूशन हुए हैं, लड़ाई हुए हैं, झगड़े हुए हैं, भेदभाव हुआ है, किस तरीके से उसके ऊपर इन्होंने बात करने की कोशिश करी। और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं प्राइमरी, सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसी फोर्स होती है किसी भी सोसाइटी में हिस्टोरिकल चेंजेस लाने के, जिसको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मैंने बताया था क्या होता है।
एक डॉक्ट्रीन है, एक ऐसे कह सकते हो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि चीज़ें और फिनोमेना आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी कंट्रोल आपकी विल से बाहर है, कॉज एंड इफेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे, वो डिटर्मिनिज्म हो गया। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, क्योंकि ऐसे सरकमस्टेंसेस और ऐसा माहौल बन गया था कि उस माहौल की वजह से आज की डेट पे इकोनॉमी ऐसी है। जैसे कम्युनिज्म के लिए अगर कैपिटलिज्म नहीं होता, कैपिटलिज्म का माहौल बना, तभी कम्युनिज्म एग्जिस्ट करता है। फिर आते हैं नंबर 3 है तुम्हारा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हर एक टाइमलाइन अगर ले लो, हर टाइमलाइन में चाहे तुम पुराने ज़माने इजिप्शियन एरा से लेके मॉडर्न एरा 21st सेंचुरी ले लो, तो वहाँ पे अलग अलग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे, किसी भी चीज़ के अलग अलग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे। जैसे फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर सोशलिज्म आया। और वो प्रोडक्शन सिर्फ फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं है, वो प्रोडक्शन है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दी सोसाइटल इनडिफरेंसेस जो कि आते हैं वर्कर्स की वजह से। ये फ्यूडल सिस्टम है, सर्फ्स हो गए, वसाल्स हो गए, ये सब हो गए, नोबल्स हो गए, एरिस्टोक्रेट्स हो गए, ऊपर नीचे इन लोगों का आपस में एक इंटर रिलेशन चल रहा है, तो वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। फिर इन सबके अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होते। फ्यूडलिज्म के अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थे जो कि रशिया में बहुत ज़्यादा था, उसका अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। सोशलिज्म के अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। सोशलिज्म मतलब सब कुछ मिल बांट के, कोई भेदभाव नहीं, सबका मिलजुल के सबका होगा, एक सोसाइटी का होगा। सोसाइटी सबसे इम्पोर्टेंट पुर्जा है फंक्शनिंग में, किसकी? एक सोसाइटी की। उसमें कल्चर आ सकता है, रिलीजन आ सकता है, पॉलिटिक्स आ सकता है, बट ऊपर सबसे रहती है सोसाइटी, और सोसाइटी में कोई भेदभाव हमें नहीं करना। फिर चौथे में इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स में कैपिटलिज्म और उसके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करी चौथे में, विच इज़ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म क्या है? प्राइवेट ओनरशिप, सबसे ज़्यादा ज़मीन, मशीनें, है ना, तुम्हारा एक तरीके से फैक्ट्रीज, ये सब ओन करता है एक ही इंसान। रिलायंस अंबानी ऑयल रिफाइनरीज भी ओन करेगा, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स भी ओन करेगा, और भी जो जो चीज़ें होती हैं इनकी इंडस्ट्री में वो सब ओन करेगा, ऑफिस भी ओन करेगा, सब प्राइवेट ओनरशिप अंडर मुकेश अंबानी आता है। बाकी जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स, उनमें आएगा, लेकिन प्राइमरी उसके हाथ में। फिर है वेज लेबर, वर्कर्स सेल देयर लेबर फॉर अ वेज, उन्हें अपने आप को बेचना पड़ रहा है, इस हद तक कैपिटलिज्म ने गिरा दी है। तुम्हारी वैल्यू इस हिसाब से कि तुम अपने को कितने अच्छे से बेच सकते हो। क्या होता है नौकरियों में? क्या होता है भाई? लेबर ही तो है। कैसे बेच रहे हैं हम अपने आप को जाके? जिसकी सीवी जितनी डेकोरेटेड, उतने अच्छे से हम अपने को बेच पाएंगे। हम जितना पैसा टेबल पे ला रहे हैं कंपनी के लिए, उतने अच्छे से हम अपने को बेच पाएंगे। कैपिटल, ये पूरा कैपिटलिज्म का एक्सप्लॉयटेशन है। तुम क्या सोचते हो? लेबर क्या हुआ? जो दिहाड़ी, दिन की दिहाड़ी पे काम करता है भाई, जो नौकरी करने वाला है, सैलरी जिसको महीने की मिलती है उसको दिन की दिहाड़ी के हिसाब से तो सैलरी मिलती है एट द एंड ऑफ द डे। फ़र्क इतना है, जो बेचारा मजदूरी करता है उसको 400 रुपये दिन के मिलते हैं, जो अच्छी नौकरी करता है उसको 4 से 6 हज़ार रुपये दिन के मिलते हैं। फ़र्क इतना है, बात वही है। बेच तुम अपना स्किल ही रहे हो, बेच तुम खुद को ही रहे हो। उसके बाद इसमें एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऐसा होता है, प्रोड्यूस ज़्यादा निकलवाते हैं, पैसा कम देते हैं। एक्सप्लॉयट, निचोड़ लेते हैं अच्छे से, लेकिन पैसा नहीं देना चाहते। तभी तो चाइल्ड लेबर एबॉलिश क्यों है, चाइल्ड लेबर बंद क्यों है? क्या गलत है चाइल्ड लेबर में? बाप अपने बच्चों को सिखा रहा है काम कैसे करते हैं, बाप अपने बच्चों को सिखा रहा है मेहनत से रोटी कैसे तोड़ी जाती है, ये सिखा रहे हैं। लेकिन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी उसको एक्सप्लॉयट करती है, क्योंकि बच्चे कुछ कहते नहीं है, मासूम होते तो रगड़ो पकड़ के, निचोड़ दो उनको पकड़ के। तो इसके ऊपर भी इन्होंने बात करी। पॉइंट नंबर 5 पे आते हुए एक सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बात करी, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो प्रॉफिट कंपनीज रख रही है, सरप्लस वैल्यू आ रहा है, उस वैल्यू का पैसा वर्कर को नहीं मिलता। क्या मिलता है? पूरे कितना कमाती है कंपनी? 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाएगी, 900 रुपये में बेचेगी, 800 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सारे खर्चे अर्चे निकाल के, अगर हम ये निकाले टैक्स वैक्स निकाल के, इबिट्टा जो होता है, एक्सपेंसिव्स जितने सब टैक्स वगैरह सब निकाल के, अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन, ये सब हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट सब निकाल के जो बचता है, मक्खन जिसको बोलते हैं, वो तो अपनी जेब में डालता है वो। और जो मास लेवल पे काम करते हैं तो वो हज़ारों करोड़ में होता है, वो हज़ारों करोड़ उस बंदे की जेब में जा रहा है। वर्कर्स को कितना मिलता है? बस दिहाड़ी। उसको बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। और इसका सोर्स क्या है? इट अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लेबर पावर एंड द वैल्यू प्रोड्यूस बाय लेबर। एक डिफरेंस क्रिएट होता है एक मजदूर की काम करने की शक्ति में, और क्या प्रोवाइड वो कर रहा है, ठीक, क्या एक्यूमुलेट वैल्यू वो कर रहा है, और उसको कितना एक्सप्लॉयटेशन मिल रहा है, ठीक है।
छठे पे आप लोग आते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को इलेबोरेट करेंगे। इसका प्रिंसिपल बेसिक है, द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सोशली नेसेसरी लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन। जो हमने पढ़ा था कि लेबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या वो वैल्यू दे रहा है, सिंपली इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसका क्रिटिक क्या दिया था मार्क्स ने ये क्रिटिक दिया था कि एक पहले तो इसको इट इज़ अ सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ वैल्यू, एक सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, सब्जेक्टिव है, सबका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। और इन्होंने इसमें एम्फसाइज किया, कुछ रोल्स एम्फसाइज करे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और वैल्यू क्या हुई, अगर हम वैल्यू की बात करें, कीमत, किसी भी इंसान की कीमत क्या होती है, क्या है तुम्हारी कीमत, ये जैसे सोने की क्या कीमत है, सोने की क्या वैल्यू है। अब वैल्यू कहाँ से आता है, मार्क्स ने कहा कि वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक अ प्रोडक्ट और सर्विस इज डिसाइडेड बाय हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इट टेक्स टू मेक इट, कितनी मेहनत लग रही है। अब वो जो तुमने देखा होगा चूड़ियाँ बनाने वाले बहुत आग के सामने खड़े रहते हैं, खाल जल जाती है, कांच गिर गया तो छेद कर देगा खाल के अंदर, ऐसी हालत होती है। लेकिन चूड़ियाँ बनाने वाले पूरा मतलब शायद फिरोज़ाबाद में कहाँ पे पूरा इनका कारखाना, पूरा सिटी है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन क्या कितनी 20-20, 50-50, 60-60 रुपये में बंडल जाती है चूड़ियाँ। तुम्हें क्या लगता है उसकी वैल्यू हो रही है? मास में बन रहा है, बड़े में बन रहा है, अगर 1 रुपया बचता है, ठीक है, अगर तुम समझ लो 10 रुपये भी बचते हैं और 10 रुपये बचते हैं चूड़ियों के एक बंडल पे, तो तुम समझ लो 1000 चूड़ियों के बंडल बच रहे हैं मतलब मालिक के पास, तो 1000 × 10 कर दो, जितना हुआ, जितना भी होगा उतना उसके जेब में जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो गई। फिर इन्होंने कहा लेबर इज की, द मेन थिंग डिटरमाइनिंग वैल्यू इज अ वर्क पुट इनटू मेकिंग समथिंग, नॉट पर्सनल प्रेफरेंसेस। ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे नहीं देखा जाता, कौन कितनी मेहनत डाल रहा है उससे देखा जाता है। भेदभाव नहीं करना, ये क्लास में होता है भाई अच्छे मार्क्स ला रहा है ये अच्छा बच्चा है, और अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा, ठीक है, उसके साथ कोई परेशानी चल रही होगी, पूछा तुमने उससे, नहीं वो अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा, वो बेकार बच्चा है, शिकार है तो बता रहे। लेबर इसकी। फिर है एवरेज वर्क टाइम, इसमें इन्होंने कहा कि हाउ लॉन्ग ए स्किल्ड वर्कर वुड यूजुअली टेक टू मेक समथिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन, कितना वक्त ले रहा है ये। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई तुम एक्सप्लॉइट भी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुमने छोड़ ही दिया कि भाई बनाओ, अब एक चूड़ियों का बंडल तुम पूरा दिन लगाओ बनाओ, ये भी ऐसे भी नहीं चलेगा। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई आ ही नहीं रही, तो तुम डूब जाओगे ना, धंधा कैसे चलेगा। तो इसमें एवरेज वर्क टाइम भी देखना होता है। अगर तुम स्पीड अप करवा रहे हो चीज़ें, तो इम्पॉर्टेंट है कि उसको एक्सप्लॉयटेशन ना करो। अगर चीज़ें स्पीड अप हो रही है तो उसको पैसे दो, अगर स्पीड अप करवा रहे हो। उसके बाद है गेटिंग मोर वर्क दैन पेड फॉर, सिंपल सा नाम से पता लग रहा है कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू जा रही है लेबर की तरफ से उसकी कोई भरपाई नहीं है। बना रहे हैं भाई, कौन भरपाई कर रहा है, उसकी कोई भरपाई नहीं है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस अभी करते हुए आ रहे हैं। और इन सब की वजह से क्या होता है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड ओनर्स। The theory shows that there is a natural conflict between the people doing the work, workers, and the people who own the businesses, owners. Understanding this conflict helps see us how societies can change. ये मेन कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी वर्क स्पेस में, जो बॉस से सब चिढ़ते हैं, चाहे कितना अच्छा हो, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो चिढ़ेंगे, और जो बॉस को पूछते हैं, दूसरे लोग उसको कहते हैं कि चाटू है ये, चमचा है ये, बॉस का बटरिंग करता है, पीछे घुसना चाहता है उसके। तो ये चीज़ है, एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। अगर जहाँ तुमने सोसाइटी व हायरार्की क्रिएट कर दी, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में या अपने ही घर में, न्यूक्लियर फैमिली में ही ले लें। 2-3 भाई बहन हो तुम लोग, माँ है बाप है, बाप से जब जो बड़ा भाई होता है उसके बाप से झगड़ा होना शुरू हो जाता है विद टाइम, जैसे 18, 19, 20 साल का होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है ना। बाप है, लेकिन लड़के का खून गर्म है, नया है, जोश में, तो वो भैंस करता है, वो बोलता है मेरी भी बात सुनो, मैं भी कल को घर का बड़ा लड़का बनूंगा, कल को आप भी बूढ़े हो जाओगे। तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि हायरार्की, क्योंकि फादर इज द हाउस होल्डर, मेन मुखिया है घर का, उससे झगड़ा, उससे कलेश शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, छोटी सी चीज़। 7वें पॉइंट पे आते हुए एलियनेशन, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। एलियनेशन क्या है कि व्हेन जो लेबर है ना फुलफिलमेंट नहीं फील कर पा रहे, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है अपने काम से, कुछ तो मिसिंग है यार। ये पेन जो है ना बनाने में, कलम बनाने में मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि रगड़ दिया यार, एक ही चीज़ बनाए चले, सब कुछ एक जैसे दिखने वाला है। कल को मैं ये हाथ से बनाता, हाथ से इसके ऊपर जो जो लिखा हुआ लिखता, तो कितना अच्छा रहता। सब पेन एक दूसरे से यूनिक, हैंडक्राफ्टेड चीज़ें, तो वो चलेगी। और अंडर कैपिटलिज्म वर्कर्स में फील इंस्ट्रेन फ्रॉम द वर्क ड्यू टू द प्रॉफिट ड्रिवन नेचर ऑफ द कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। प्रॉफिट ड्रिवन है, प्रॉफिट कमाना है, पैसा छापना है, वर्कर्स से कोई मतलब नहीं, निकालते जाओ, बस माल बनाओ, निकालते जाओ, अपना स्किल जो भी है मशीन पे दिखाओ
और बाद में रखो, तुम्हारी कोई तारीफ़ नहीं होने वाली, तो एलिनेट फील करता है, उनकी कोई तारीफ़ करने वाला नहीं है। क्लास स्ट्रगल। फिर आता है 8वां क्लास स्ट्रगल। इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स ये है कि मार्क्स आइडेंटिफाइड क्लास स्ट्रगल एज ए सेंट्रल डायनामिक इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। क्लास स्ट्रगल जब भी आता है ना, जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, इन डिफरेंसेस इतने क्रिएट होने लग जाते हैं कि अब समझ में आ जाता है यार अब बहुत हो गया, अब हम और नहीं झेल सकते, तो वहाँ तुम्हारा एक हिस्टोरिकल एक डायनामिक चेंज आना शुरू होता है, एकदम ज़ोरों शोरों से चेंज आना शुरू होता है, जो कि एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हिस्टोरिक डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो पूरा स्ट्रक्चर बेस इकोनॉमिक्स का हिला के रखे, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ सिस्टम, वहाँ क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, वहाँ रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, उस रेवोल्यूशन के बाद एवोल्यूशन आ सकता है, वाइस वर्सा। ठीक है ना। और इसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या दिया इन्होंने क्लास स्ट्रगल का? इन्होंने दिया कि चेंजेस इन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूलिंग एंड वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हटा दो, सब कुछ हटा दो, जो हमने लेक्चर में पढ़ा था। लडाइट्स जो थे तोड़फोड़ शुरू कर दी थी अर्ली 1800s में, अरे हम तो नहीं काम करेंगे, मशीनें हटाओ, हमारी दिहाड़ी जारी है, हमको खुद से काम करना है, हमको अपने हाथ से सामान बनाना है। ठीक है। उसके बाद आया 9वां पॉइंट, ओवर प्रोडक्शन एंड क्राइसिस। ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी अच्छी बात नहीं है, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हो जाता है, और इसका एक साइक्लिक नेचर होता है। ठीक है। मार्क्स ऑफ कैपिटलिज्म एज प्रोन टू रिकरिंग साइकिल्स ऑफ बूम एंड बस्ट। तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कमोडिटीज़ जैसे 30 साल पहले थी, ऊपर थी एकदम, 30 साल तक फिर नीचे आ गई, वो अचानक से वो राइज करती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल औरतों का एक हेयर एक्सेसरी होता है जो वो बालों में जूड़े की तरह बांधती है, स्क्रंचीज। 1980s का प्रोडक्ट है, 1980s में बहुत बोलबाला था उसका, वो ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन 2018, 19, 20 से वापस शुरू हो गए लॉकडाउन से, सब देखो वही उसी का बिजनेस कर रहे हैं, उसी का स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स कैपिटलिज्म में होता रहता है। और ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिलेटिव टू मार्केट डिमांड कैन लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर दोगे और तुम देख लो डिमांड मॉडरेट है, लेकिन तुमने प्रोड्यूस कर दिया, क्या पता कल को ज़रूरत हो। लेकिन मैं कहता हूँ क्या पता कल को ज़रूरत ना हो, मार्क्स कहते हैं क्या पता कल को ज़रूरत ना हो, वेस्ट हो गया। तुमने लेबर वेस्ट किया, तुमने मेहनत वेस्ट करी, तुमने प्रोडक्ट वेस्ट कर दिया। तो ओवर प्रोडक्शन एंड क्राइसिस। ठीक है। 10वां पॉइंट है रेवोल्यूशन एंड ट्रांजिशन। फिर इसका की आइडिया क्या है? मार्क्स इन्विजन दैट कॉन्ट्रडिक्शंस इन कैपिटलिज्म पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ क्लास स्ट्रगल वुड लीड टू रेवोल्यूशनरी चेंज। कैपिटलिज्म में कॉन्ट्रडिक्शन आने लग गए, भाई इतना मत छापो पैसा, इतना पैसा छापने की ज़रूरत नहीं है, और उस वजह से अब क्या होने लग जाएगा? रेवोल्यूशनरी चेंज आने लग जाएगा, सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और इसका एक ट्रांजिशन हमें दिखने को मिलेगा। एक तो समझ लो ट्रांजिशन टू सोशलिज्म एंड सोशलिज्म टू कम्युनिज्म। इसका कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ जाएगा। अब लोग जागरूक होंगे किस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए, और जिसमें सोसाइटी मिल के सब लोग मिल बांट के खा पी रहे हैं, और उस सोशलिज्म से कुछ सेक्ट ऑफ लोग सिलेक्ट होंगे, वो कम्युनिज्म की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। प्रोलेटेरिएट जो हो गए तुम्हारे जितने भी थे वो लोग अब वो संभालेंगे, है ना। तो ये आ गए यहाँ पे इनका 11वां पॉइंट, 10वां पॉइंट की रेवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा एक। इसके बाद 11वें पॉइंट पे हम आते थे, फिर इन्होंने क्रिटिक क्या दिया कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का। एक सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, एक भेदभाव क्रिएट हो रहा है। ठीक है। और ये हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से। एक ही बंदे के पास सब कुछ है, वही छापे जा रहा है, वही कमाया जा रहा है, इस वजह से सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। पिछले लेक्चर में भी देखा, गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, इसी एक रीज़न की वजह से। और वेल्थ की वजह से सारी पावर आ रही है। जो तुम्हारा जैसे रशिया में था 1970s 80s में लोग, या 1950s के बाद भी जो ओलिगार्क्स थे, जितने बिलियनर्स थे, वो रशिया को चलाते थे। 8 या 9 टॉप बिलियनर्स थे, वो रशिया को चलाते थे। फिर अपने पुतिन बाबा है, एक एक को धीरे धीरे उड़ाना शुरू किया। फिर पुतिन ने कंट्रोल ले लिया एज ए स्पाई आए थे वो, उन्होंने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। ओलिगार्क्स बिलियनर्स चलाते थे, बिलियनर्स की वजह से सोसाइटी और पॉलिटिक्स फंक्शन करते हैं। इसकी एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है। ठीक है। और वही हमने बात करी कि किस तरीके से इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का, किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये सब होता हुआ एक अल्टीमेट गोल पे आते हैं मार्क्स बाबा, विच इज पॉइंट नंबर 12, कम्युनिज्म। और उसका अल्टीमेट गोल क्या है? कम्युनिज्म रिप्रेजेंट्स अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी वेयर रिसोर्सेज आर कलेक्टिवली ओन्ड। कलेक्टिवली सबका है, एक क्लासलेस सोसाइटी है, इंसानों की, पीपल की सोसाइटी है। ये चमकादड़ों की सोसाइटी नहीं है, नीच की सोसाइटी नहीं है। नीच और नीच नहीं है, जो लीचड़ बोलते हैं ना, खून चूसने वाले, खून नहीं चूस रहे, सब मिल बांट के एक दूसरे को दान कर रहे हैं, रैदर चूसने के,
खून हम दान कर दे रहे हैं, खून। अब क्या इसका प्रिंसिपल क्या है? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स प्रिवेल्स इन कम्युनिज्म। इसका बाय लाइन है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। नीड्स एंड एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साथ साथ चलती हैं। जहाँ नीड है वहाँ एबिलिटी आएगी लोगों की, जहाँ एबिलिटी है वहाँ नीड आएगी लोगों की, जहाँ स्किल है वहाँ डिमांड आएगा, जहाँ डिमांड है वहाँ स्किल आएगी। अब क्या था इस पॉइंट, इन पॉइंट्स, ये पॉइंट समराइज करते हैं। बहुत मतलब इन डेप्थ भी नहीं गए, मतलब थोड़ा इन डेप्थ भी गए, बहुत ऊपर से भी नहीं देखा, लेकिन हमने एक सर्कल बनाने की कोशिश करी मार्क्स की इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, शायद हम लोग, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसके बाद कौन सा लेक्चर आने वाला है। इसके बाद हमने थ्योरी ऑफ फिजिक्स इकोनॉमिक्स कर लिया, मोरालिटी बचा है, आइडियोलॉजी बचा है, स्टेट एंड पॉलिटिक्स, यूटोपियनिज्म, और एंड में यूटोपियनिज्म के साथ मार्क्स की लेगेसी लेते हुए हम लोग चलेंगे। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो भैया का अंगूठा नीचे, एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर सजेशंस देते रहना, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया कट लो।